welcome to Law Optional by Shreyanshi Chaturvedi, and today I am present with topic 3. टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 हमने इंटरनेशनल लॉ की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक 3 विच इज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेट सक्सेशन. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्कर, 20 मार्कर क्वेश्चन, और एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट अ 10 मार्कर क्वेश्चन ऑन थ्योरीज और मे बी ऑन लीगल इफेक्ट और द इम्पैक्ट ऑफ स्टेट सक्सेशन और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन. तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिफोर एनीथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं उनको टॉपिक 2 जो है वो उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिली थी बिकॉज उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं किया था. इसीलिए आप जो है मिस ना कर दें बाकी जो सक्सेसिव वीडियोज़ आने वाली है इंटरनेशनल लॉ की. इसीलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें. एंड मैं एंटायर टॉपिक 18 तक जितने हमारे टॉपिक्स हैं सबको कंप्लीट करने वाली हूँ थ्रू दिस सीरीज. सो हैव पेशेंस, आपके इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत अच्छे से कवर होने वाला है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ टॉपिक 3 विच इज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेट सक्सेशन. एज आई मेंशन 15 to 20 मार्क का क्वेश्चन आते हैं इससे, और बेसिकली एटलीस्ट थ्योरी से 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस स्टार्ट. Before that, let me remind you about our daily answer writing program, which is our 90 days program in which we are covering your paper 1 and paper 2 both, in which we are providing you one question every day to write, and once you email us this one question, after writing it, we are giving you the checked copies along with the model answer within 24 से 48 hours. Within 24 to 48 hours. 24 से 48 hours के बीच में हम आपको कॉपीज आपकी चेक करके मॉडल आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ आवर एकेडमी. एंड हमें बहुत ज़्यादा इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है कि 90 डेज प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव, एंड हमें बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि जो 90 डेज प्रोग्राम का इनिशिएटिव हमने लिया था, इट इज़ अ सक्सेसफुल बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं लास्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं. जो लॉ ऑप्शनल के पहले ऑप्शनल लेने से घबराते थे कि क्या लॉ ऑप्शनल जो है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा या नहीं, नाउ दे आर कॉन्फिडेंट थ्रू दिस प्रोग्राम बिकॉज लॉ ऑप्शनल इज अ प्रेडिक्टेबल. और आप जब आंसर राइटिंग कर लेते हैं, आप जब क्योंकि आप पढ़ के जब आंसर लिखना डेली शुरू कर देते हैं तो आपका कमांड हो जाता है सब्जेक्ट पे एंड आ जाता है सब्जेक्ट के ऊपर, और देन यू आर वेरी मच कंफर्टेबल कि आफ्टर प्रीलिम्स यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो जल्दी से जल्दी बाकी सब जो बेनिफिशरीज स्टूडेंट्स हैं इस प्रोग्राम के, उनकी तरह आप भी इसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए और अपने ऑप्शनल को अभी कंप्लीट कर लीजिए ताकि आफ्टर प्रीलिम्स आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ और मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं है. बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ये इस डिफिकल्टी को फेस करते हैं. You should not be into that place. So आप जल्दी से जल्दी इनरोल्ड हो जाइए और अपने ऑप्शन को कंप्लीट कर लीजिए. नाउ मूविंग अहेड, को इनरोलमेंट लेनी है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर भी है. अलॉन्ग विद दैट आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन shreyanshi8@gmail.com पे. आप हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं विच इज. चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप किसी भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ को मिस ना कर दें जो हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑन आ टेलीग्राम चैनल. इसके अंदर हम केस लॉज को भी इंक्लूड करते हैं. जितने भी हैं रीसेंट केस लॉज आ रहे हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं लॉ ऑप्शनल के अंदर, उन सब को इंक्लूड करते हैं. तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज हमने नोटिस किया था जो लॉ ऑप्शनल के बच्चे हैं वो रीसेंट केस लॉज नहीं लिख रहे हैं, वो स्टैटिक लिखेंगे तो उनको ब्राउनी पॉइंट से अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे. दिस इज द ओनली रीजन दैट लॉ ऑप्शनल इज नॉट स्कोरिंग above 300. Only few students are there who are getting this benchmark. It's not that impossible act. Only after practicing enough and adding the recent case laws, you will be able to do it. सो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स GS1, GS2, GS3 के साथ आपको हम केस लॉज भी इंक्लूड करके देते हैं आपके, स्पेशली जो कि पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है उनमें नए डेवलपमेंट्स डेली आ रही हैं, उसको अगर आप आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो यू विल गेट ब्राउनी पॉइंट्स और आपका आंसर शीट जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी अदर एस्पिरेंट से.
राइट। सो जल्दी से जल्दी आप एनरोल हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को शॉर्ट कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। साइज हुई थी। नाउ टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, दो मेजर टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है हमारी। वैसे तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी है। एक्सप्रेस मतलब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया, एम्बेसीज को स्टैब्लिश किया, ठीक है, आपने एक्सप्रेसली ऑफिशियल कम्युनिकेशन से स्टैब्लिश कर लिया कि हाँ मैं स्टेट को एक्सेप्ट करता हूँ। इम्प्लाइड बाय डूइंग अदर एक्टिविटीज फॉर दैट स्टेट, ठीक है, उस स्टेट के साथ थोड़े बहुत कुछ रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर लेना, ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लेना, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। Now let us see the major two types of recognition are there. Basically your de facto recognition and de jure recognition, जिससे आपका क्वेश्चन भी आता है. It is a very important type of recognition. De facto क्या होता है? By fact of it. By fact. De jure by law. So fact से जो यथार्थ है, लॉ मतलब जो कि हम इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, लीगल स्टेटस दे रहे हैं. डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन रिफर्स टू योर इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्टेट और गवर्नमेंट बाय अनदर स्टेट. जब दूसरा स्टेट जो है वो इनफॉर्मली एक्सेप्ट करता है किसी स्टेट को, ठीक है. डी फैक्टो बेसिकली इज नथिंग बट द रिकॉग्नाइजेशन रिफर्स टू इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस. किसी एक्स स्टेट ने इनफॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया ए स्टेट को, जो कि अभी अभी किसी रिवोल्ट से जो है जन्म लिया है इसने, ठीक है. इनफॉर्मली एक्सेप्ट कैसे किया है? इसको थोड़े टाइम के लिए इसके साथ थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है, इसे थोड़े बहुत एड देने शुरू कर दिए हैं, थोड़े बहुत ट्रेड करना शुरू कर दिया है, ठीक है. इनफॉर्मली एक्सेप्ट किया है कि नाउ आई एक्सेप्ट यू एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इन द इंटरनेशनल एरेना. तो मैं थोड़ा सा संबंध तुम्हारे साथ रख रहा हूँ, ठीक है. सो दिस इज योर पॉलिटिकल एंटिटी. So de facto is informal acceptance. On the other hand, what is de jure recognition? It is your formal legal acknowledgement. आप formally किसी state को recognize कर रहे हो, now you exist for me as a political entity. आप उसके साथ official communication करते हो, embassies establish करते हो, ठीक है. आप ambassadors, high commissioners को send करते हो each other, एक दूसरे की country में, ठीक है. And diplomatic statements आप देते हैं, ठीक है. official communications करते हैं, MOU sign करते हैं. So जिनके साथ आप MOU साइन कर रहे हैं, जिनके साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके डिप्लोमेट्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं, वो आपके डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन है. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को आपके डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन दे रखी है, जिनके साथ हमारे ऑफिशियल रिलेशंस हैं. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इटली एक्सेट्रा. सो डी जोरे क्या है? आपका हम इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हम आपको मानते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हो, ठीक है. अब इसकी फीचर्स क्या है? हमें बेसिकली इनका डिफरेंस लिखने को आता है, तो हम इसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज योर नेचर. कैसा नेचर है? ये डी फैक्टो है, मैंने टेम्पररी बोला, इनफॉर्मल बोला, तो इट इज योर टेम्पररी. प्रोविजनल और टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए दिया हुआ है, ठीक है. ये कुछ टाइम के लिए हमने आपको रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ पॉलिटिकल एंटिटी. नाउ आफ्टर सीइंग कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका प्रोसेस क्या है आपका एज अ स्टेट काम करने का, आपके साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे भविष्य में, आगे कितने रिसोर्सेज हैं, आपकी कितनी क्षमता है, आपके साथ रिलेशंस कैसे रखे जा सकते हैं, इन सब बातों को हम बाद में देखेंगे. फिलहाल हम आपको टेम्पररी पीरियड के पॉलिटिकल एंटिटी मानते हैं, आपके साथ थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है. नाउ डी जोरे में क्या होता है? इट इज योर फॉर्मल एंड डेफिनेटिव फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. हम आपको फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट यू एग्जिस्ट. हम आपके साथ जॉइंट स्टेटमेंट्स प्रोवाइड, दोनों स्टेट्स के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट्स देते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के देश में आते जाते मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे फॉर्मल विजिट्स होते हैं. तो हम फॉर्मली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एंटिटी एंड दिस इज परमानेंट फॉर्म. क्या परमानेंट? हमेशा के लिए आप उसे फॉर्मल पॉलिटिकल एंटिटी का एक दर्जा दे रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज योर डिग्री? तो डिग्री क्या है दोनों की? फर्स्ट इज लेसर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. एज आई मेंशन्ड यू, लेसर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. मैं आपको पॉलिटिकल एंटिटी तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर फॉर लेसर डिग्री, मतलब मैं आपकी जो मैं आपको वैल्यू दे रही हूँ वो थोड़ी सी कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन. मैं आपके साथ रिलेशनशिप रखूंगी, सब कुछ रखूंगी, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट आई विल टेक अ स्टैंड फॉर यू, कि हमेशा मैं आपको जो है आपके साथ एक अच्छा ही मेरा रिलेशन होगा, ठीक है. इट इज नॉट द कंटिन्यूटी. I am just giving you some form of recognition that you exist as a country, just that, ठीक है. डी जोरे में क्या होता है? इट इज द फुलेस्ट काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. मैं आपको बहुत ही, मतलब मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइजेशन दे रही हूँ. इट इज फुलेस्ट काइंड, परमानेंट. मैं हमेशा के लिए आपको एक कंट्री मान रही हूँ. इसके अंदर जो है इट कैन बी विड्रॉन. इसके अंदर विड्रॉल नहीं होता. यहाँ पे आपने उसको अलग पॉलिटिकल एंटिटी मान लिया, अलग स्टेट मान लिया तो मान लिया डी जोरे के अंदर, बट डी फैक्टो में ऐसा नहीं है,
ठीक है। तो डी फैक्टो और डी जोरे में मेन डिफरेंस यही है कि ये जो है परमानेंटली आपने किसी को एक पॉलिटिकल एंटिटी की फिगर दे दी, यहाँ पे आप वो नहीं दे रहे हैं, लेसर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं कि आई एक्सेप्ट दैट यू एग्जिस्ट, ठीक है। एक तरीके से कि मैं आपके साथ कुछ रिलेशंस रखूंगा बट मैं हर हमेशा आपकी हेल्प करूंगा, हमेशा आपके लिए स्टैंड लूंगा इंटरनेशनल लेवल पे, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। रिवोकेशन, अगर हम रिवोकेशन की बात करें तो वो डिपेंड करती है आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। ये कभी भी रिवोक की जा सकती है। डी फैक्टो के अंदर आपकी जो रिकॉग्नाइजेशन मिली है वो विड्रॉ भी की जा सकती है, ठीक है। इट कैन बी विड्रॉन, उसे वापस लिया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट योर डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन, इट इज परमानेंट एंड फाइनल, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है आपके मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में 1933 के कि इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने किसी स्टेट को, फॉर एग्जाम्पल ए स्टेट है, उसने एक्स स्टेट को डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन दी है, नाउ इट कैन नॉट से कि आई डोंट बिलीव दैट एक्स एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, but if it is given, it has been given the de facto recognition, it can say that I don't accept that x exists as a political entity। मैं इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी भी खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने के लिए इम्यूनिटीज आपको बहुत देनी पड़ती हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है अगर आपने ऑफिशियली किसी को एक्सेप्ट किया है एज अ स्टेट तो, ठीक है। तो डी जोरे और डी फैक्टो में बेसिकली ये डिफरेंस थे। डिग्री का डिफरेंस है, लेसर डिग्री रिकॉग्नाइजेशन है, रिवोक किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है, नेचर आपका टेम्पररी रहेगा। डी जोरे में आप परमानेंट किसी को एक पॉलिटिकल एंटिटी मान रहे हो, उसके साथ अच्छे रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हो, उसके साथ एमयू साइन करते हो, मल्टीलेटरल बायलेटरल एग्रीमेंट्स करते हैं आप, ठीक है। डिप्लोमेट्स को एक्सचेंज करते हैं, आपके डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटीज मिलती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, आपका फाइनल है रिकॉग्नाइजेशन। आप बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते दैट आई बिलीव दैट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। अब हमने अगर पाकिस्तान को या बाकी सब किसी स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन दी है डी जोरे, तो वी कैन नॉट से कि मैं नहीं मानता पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट बिकॉज फाइनल रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा स्टेट को डी फैक्टो और डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। सो बेसिकली डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन ये है कि जो हम डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन उन स्टेट्स को देते हैं जो कि रिवॉल्ट से फॉर्म हुई हैं। मतलब किसी ए स्टेट में लड़ाई चल रही थी, उसके अंदर से सी बाहर आ गया, तो इसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन हमने कुछ टाइम के लिए दे दिया। एक मान लीजिए 20 स्टेट है, उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेता हूँ, ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश कर लेता हूँ, ताकि तुम्हारे जो मैं रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज कर सकूँ और तुम्हें भी कुछ मॉनेटरी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये आपका उन स्टेट्स के लिए है जो कि अभी न्यूली फॉर्म्ड हुए हैं किसी भी रीजन की वजह से, और उनके पास लेस रिसोर्सेज हैं, अभी उनका प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि एज ए स्टेट उनको कैसे ऑपरेट करना है। डी जोरे के अंदर जो है उन स्टेट्स को डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन मिलती है क्योंकि परमानेंट है। रिवोल्ट से बनी हुई चीज जो है वो कितने टाइम तक चलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब पता नहीं होता। डी जोरे के अंदर उन स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है जिनका जो पीसफुल मीन्स से या कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से बने हुए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, जो प्रॉपर एक प्रोसेस से बने हैं। जैसे कि इंडिया जब हमारा फॉर्म हुआ तो हम एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से बने, ठीक है। जब हम एक जो है आपके पैक्ट से हम बाहर निकले हैं, ठीक है, और फिर हमने पार्टीशन हुआ हमारा, वहाँ से बहुत सारे प्रोसेस हुआ, तो हम एक प्रॉपर प्रोसेस से एक कंट्री फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मीन से बनते हैं उनको हम डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन देते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, और जो रिवॉल्ट से बनते हैं या किसी कंक्वेस्ट की वजह से बन गए हैं उनको हम डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, ठीक है। अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर डी फैक्टो के अंदर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी स्टैब्लिश नहीं किए जाते, क्योंकि अभी स्टेट नया नया फॉर्म हुआ है, आप उसके साथ क्या ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश कर लोगे, क्या ही इतनी मैसेज बना लोगे या अपने डिप्लोमेट्स को भेज सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप एक दो रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, बट आप एम्बेसीज प्रॉपर स्टैब्लिश कर रहे हो, प्रॉपर रिलेशंस को स्टैब्लिश कर रहे हो, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। और आपके जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको फुल इम्यूनिटीज भी नहीं मिलती, बट डी जोरे के अंदर फुल इम्यूनिटी मिलती है। आपका वीना कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जितनी इम्यूनिटीज हैं आपके डिप्लोमेट्स को, उन सब मिलेगा आपको डी जोरे के अंदर, ठीक है। बिकॉज आपने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है ना किसी स्टेट को, आपने परमानेंटली उसे एक्सेप्ट किया है कि नाउ यू एग्जिस्ट फॉर मी एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, आप हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट हो, तो आपको उसके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इम्यूनिटी भी देनी पड़ेगी। आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो आपकी फुली होती है, फुल तरीके हर तरीके से आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हो। यू कैन नॉट कि आप किसी ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में गए और आप यू आर सेइंग दैट आई डोंट बिलीव दैट इट्स एक्स ओपिनियन मैटर्स फॉर मी, दैट आई डोंट बिलीव दैट एक्स इज अ कंट्री फॉर मी, यू कैन नॉट से दिस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन द रिकॉग्नाइजेशन। सो मूविंग फर्दर, तो ये था हमारा डी फैक्टो और डी फैक्टो और डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन।
ये था हमारा स्टेट रिकग्नाइजेशन पूरा कंप्लीट, जिसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर स्टेट सक्सेशन, ठीक है। स्टेट सक्सेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सक्सेशन, स्टेट रिकग्नाइजेशन बेसिकली कि हमारा जो स्टेट है हम उसे रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद 4 क्वालिटीज हैं जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दी हुई हैं: टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड योर सोवरेनिटी। स्टेट सक्सेशन क्या होता है? अब नया स्टेट बन रहा है तो उसके सक्सेशन कैसे बन रहा है वो, ठीक है। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम खुद स्टेट सक्सेशन के मतलब शिकार हैं एक तरीके से, ठीक है। हम एक प्रिंसली स्टेट्स सारे मिलके बने हमारे इंडिया कंट्री। इंडिया के अंदर से बाहर निकला आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये भी हमारे स्टेट सक्सेशन का ही पार्ट है। कुछ कॉन्क्वेस्ट से कुछ टूट के बना, ठीक है। तो पार्शियल और यूनिवर्सल इस तरीके से हमारा बना। जैसे पार्शियल बांग्लादेश आपका पाकिस्तान से निकला, दैट इज पार्शियल। इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों निकले, दैट इज पार्शियल सक्सेशन। तो हम सक्सेशन पढ़ने वाले हैं कि स्टेट्स की फॉर्मेशंस कैसे हो रही हैं, स्टेट कैसे सक्सीड कर रहा है, जिसके अंदर 2 टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं: प्रीडिसेसर स्टेट्स एंड सक्सेसर स्टेट। प्रीडिसेसर मतलब जो पहला स्टेट था, जैसे कि यूएसएसआर टूटा, फिर 15 यूएसएसआर जब टूटा 1991 में, डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 के अंदर, तो आपके न्यू 15 स्टेट्स फॉर्म हुए, जिसके अंदर आपका मेजर जो है वो सक्सेसर हुआ रशिया। तो यहाँ पे प्रीडिसेसर स्टेट कौन सा हुआ? यहाँ पे यूएसएसआर इज प्रीडिसेसर स्टेट, जिसको टूट के ये रशिया बना। अगर हम इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए प्रीडिसेसर स्टेट कौन सा है? इंडिया, क्योंकि इंडिया से बाहर निकला है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के लिए प्रीडिसेसर पाकिस्तान। So succession of state means the replacement of one state by another in responsibility for the international relations. International law के अंदर, international relations के अंदर एक state का responsibility दूसरे पे transfer होना state succession है। जैसे कि यूएसएसआर के टूटने के बाद इसकी सारी rights, liabilities, debt सब कुछ रशिया ने acquire किया था, सब कुछ रशिया ने as a successor लिया, ठीक है। तो it is your state succession, basically replacement of, for example, your this is B and this is C. B जो है वो टूटा, इसमें से निकले C और D, तो C chose to be the successor of B, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर इसकी जितनी ट्रीटीज थी, अग्रीमेंट्स थे, जितने डेप्थ थे, लाइबिलिटीज थी, ये अब C पूरा करेगा। बेसिकली जिम्मेदारी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, कि अब ये नया जो स्टेट है वो रिप्लेस करता है पुराने वाले स्टेट को, और ये इसकी सारी जिम्मेदारियां निभाएगा। डिपेंड करता है वो चूज कर रहा है निभाना या नहीं। अगर उसने क्लीन स्लेट थ्योरी एक को अपनाया है, मतलब मैं नया शुरू कर रहा हूँ, मैं पुराने वाले स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेके चलूंगा, तो स्टेट सक्सेशन के अंदर फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलती। अदरवाइज उसे सारी डेप्थ की, सारी लायबिलिटी, सारी राइट्स, ड्यूटीज मिलती हैं ट्रीटीज और अग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम स्टेट सक्सेशन इसीलिए पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट है वो टूटा और उसके साथ बने आपके BCD, और तीनों ने मना कर दिया कि हम पुराने वाले राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डेप्थ को नहीं फुलफिल करेंगे। एक्स ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था और BCD ने बोला कि नहीं, हम इसके कर्जे को नहीं भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के साथ, मतलब इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक जो है आपका एक्स का जो डेप्थ था वो फुलफिल करने की ऑब्लिगेशन इन्होंने नहीं ली, तो फिर इशू क्रिएट होगा ना। फॉर एग्जांपल IMF से लोन ले रखा है, अब फिर वापस कौन करेगा? नया स्टेट फॉर्म हो गया तो, अगर वो क्लीन स्लेट थ्योरी एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे लॉस होगा ना इंटरनेशनल लॉ के अंदर। सो दिस इज द इम्पेरेटिव ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट सक्सेशन। सो अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिकल 2 वेना कन्वेंशन हमारी बात करता है ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट 1983। आर्टिकल 2 हमारा बोलता है द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ टेरिटरी स्टेट सक्सेशन अकर्स थ्रू यूनिवर्सल और पार्शियल सक्सेशन। सो वेना कन्वेंशन बेसिकली बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर होना। स्टेट सक्सेशन के अंदर एक स्टेट की दूसरे स्टेट का जो ट्रांसफर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज योर स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आर फैमिली ट्रीज सक्सीडिंग द अदर प्रीडिसेसर्स। सो ओपनहेम की डेफिनेशन क्या है स्टेट सक्सेशन को लेके? A succession of international person occurs when one or more international persons take the place of another in international person in a consequence of certain changes in the latest condition. So, एक इंटरनेशनल पर्सन था A1A, वो टूट के बन गया B और C D, 3 अलग इंटरनेशनल पर्सन्स,
3 अलग इंटरनेशनल स्टेट्स, इंटरनेशनल पर्सन्स। सो बेसिकली आपके इंटरनेशनल पर्सन्स का फॉर्म चेंज होना किसी भी कंडीशन की वजह से, यहाँ पे रिवॉल्ट हो गया या कॉन्क्वेस्ट हो गया, टूट गए सारे, फेडरल यूनियन था, ठीक है, बाकी सब टूट के अलग हो गए, या जो है ये जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, कुछ और रीजन से हो गए, जो भी कंडीशन में चेंज आया उसकी वजह से जो इंटरनेशनल पर्सन जो है वो चेंज हुआ और बहुत ज़्यादा बन गए या मर्ज होके एक बन गए, ये सारी डेवलपमेंट जो है स्टेट सक्सेशन कहलाएगी। अल्टीमेटली आपकी इंटरनेशनल पर्सनालिटी में चेंज होना, एक इंटरनेशनल पर्सन जो था ए था वो टूट के बन गया बी सी डी, 3 अलग इंटरनेशनल पर्सन, अब वो 3 अलग स्टेट्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। या फिर आपकी बी सी डी जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट करा कि हम मिलके ए स्टेट बन जा रहे हैं, हम एक फेडरल स्टेट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ए स्टेट को फॉर्म कर लेता है। तो पहले बी सी डी 3 इंटरनेशनल पर्सन थे, अब ये मिलके एक बन गए, एक इंटरनेशनल पर्सन, ठीक है। इट इज योर सक्सेशन। नाउ टाइप्स ऑफ सक्सेशन, तो कितने टाइप्स होते हैं हमारे सक्सेशन के अंदर? टाइप्स हमारे जो हैं वो सक्सेशन के अंदर स्पेशली हमारे 2 टाइप होते हैं। मेजर 2 थ्योरीज हैं, वो 2 थ्योरीज हैं, यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी, पार्शियल सक्सेशन थ्योरी। यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी क्या बोलती है आपकी? वो कहती है, इसके भी बहुत सारे टाइप है कि यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी के अंदर जो होता है कंप्लीटली एक स्टेट जो है दूसरे में मर्ज होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल बी जो है ये कंप्लीटली अब सी का पार्ट है, ठीक है, इसको सी ने पूरा एक्वायर कर लिया इस पूरे एरिया को। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम में इशू चल भी रहा है वेनेजुला के ऊपर जो यूएसए ने किया हुआ है, सो इट इज काइंड ऑफ फॉर्म, अगर पूरा वेनेजुला पे कब्जा कर लेता है यूएसए तो वो आपका यूनिवर्सल थ्योरी होगा, पूरी वेनेजुला पे कब्जा करना एक यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी का ही एग्जांपल होगा। अगर यूएसए जो कर रहा है उसके प्रेसिडेंट को उसने कब्जा कर लिया, ठीक है, पूरा अगर स्टेट को ही कॉन्क्वेस्ट कर लेता है, देन इट विल बी एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी। फर्स्ट इसके भी टाइप्स हैं, कैसे? First, when one state is completely absorbed by another as a result of annexation or conquest, as I mentioned, C ने पूरा ही A को conquest कर लिया, ये अलग ही state था, इसने इस पे अटैक किया, small state था, इसने इसे conquest कर लिया, universal succession theory applies, ये C का ही पार्ट बन गया, ठीक है। तब एक प्रॉपर आपने पूरे स्टेट को अपने अंदर समाहित कर लिया, कॉन्क्वेस्ट करके, एनेक्स करके, देन इट इज यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी। एग्जांपल की बात करें तो साउथ अफ्रीका रिपब्लिक वाज एनेक्स्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन इन 1901 और 1910 में कोरिया को जापान ने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका रिपब्लिक को जो है वो ग्रेट ब्रिटेन ने कर लिया था और जापान ने कोरिया को कर लिया था 1910 में, पूरे जापान ने कोरिया पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। Second type of universal succession theory is your when several states agree to merge into a federal state as a union, जब बहुत सारे स्टेट जो हैं वो अग्री करते हैं कि हम फेडरल स्टेट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी दे अग्रीज, द अदर these three फेडरल स्टेट्स, ये अलग स्टेट्स हैं, ये एग्री करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक डी स्टेट बनेंगे, बड़ा स्टेट बनेंगे, तब हम अपनी सोवरेनिटी को जो है तभी हम सुरक्षित रख सकते हैं, तभी हम बहुत पावरफुल स्टेट होंगे। जैसे कि 1871 के अंदर जो जर्मन स्टेट जो है वो यूनाइट हुआ जर्मन एम्पायर बनने के लिए, ठीक है। तो जर्मन एम्पायर को फॉर्म करने के लिए जर्मन स्टेट्स जो है वो इकट्ठा हुआ, जर्मन स्टेट्स यूनाइटेड जो है वो इकट्ठा हुआ और फिर उसने जर्मन एम्पायर को जन्म दिया। सो दिस इज हाउ यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी एग्जिस्ट, कि बाकी सारे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलके मर्ज होते हैं एक यूनियन बनाने के लिए, एक स्टेट बनाने के लिए। फिर से इंटरनेशनल पर्सनालिटी चेंज हो रही है ना, यहाँ पे भी ए बी सी 3 अलग इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे, अब ये मिलकर एक डी बन गए, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी। इसके अलावा कैसे बनते हैं स्टेट्स, फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे कि एक बड़ा स्टेट टूट के बन गया बहुत सारे स्टेट्स। व्हेन वन और मोर स्टेट्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ अ फॉर्मर सिंगल स्टेट into several independent states which become successor states, extinguishing totally the international person of the former single entity. For example, your USSR, a big single entity, single personality, breaks down into 15 states and becomes 15 new international personality, which is your Ukraine, Russia, Croatia, etc. ठीक है, जो यूएसएसआर 15 स्टेट में टूटा और इसने 15 नए स्टेट्स को जन्म दिया, दिस इज योर यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी। कंप्लीटली न्यू सक्सेशन स्टेट्स बन गए हैं, 15 नए सक्सेशन स्टेट थे, रशिया ने उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है। बट सबका प्रीडिसेसर कौन है? यूएसएसआर। तो एक बहुत बड़ी सिंगल एंटिटी टूटती है और बहुत सारे डिफरेंट छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट को जन्म देती है। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी। इट मीन्स इसके अंदर क्या होता है, सारी ट्रीटीज
जितने भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स थे, असेट्स थे, डेथ थे प्रीडिसेसर स्टेट की, वो सब ट्रांसफर होते हैं सक्सेसर को। जैसे रशिया ने ट्रांसफर किया था, रशिया ने यूएसए से जो दुश्मनी थी वो भी ट्रांसफर की, जो उसकी जो टसल थी कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, इट ऑल इज ट्रांसफर्ड टू रशिया। सारी ट्रीटीज, सारे अग्रीमेंट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एसेट्स, डेब्ट, सब कुछ जो है वो ट्रांसफर लिया रशिया ने एज अ सक्सीडिंग स्टेट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। बट दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? दिस अप्रोच ये कहता है कि आप बर्डन दे रहे हो नए स्टेट्स के ऊपर, जो नए स्टेट जो फॉर्म हुए हैं आपके, उनके ऊपर आप बर्डन दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप नई स्टेट को बहुत सारा डेब्ट दे रहे हो, वो नया स्टेट अभी फॉर्म ही हुआ है। दिस अप्रोच इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इम्पोजिंग अननेसेसरी बर्डन ऑन न्यू स्टेट्स which might be struggling with less resources and obligation as imposed। अगर कोई एक्स स्टेट है और ये टूटा, इसमें से वाई Z बने एंड वाई ने जो है इसकी सारी, वाई ने सक्सीड किया इसको, और अभी बहुत कमजोर देश है, इसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस लगा दी, सो आपने बर्डन सम कर दिया इस स्टेट को। तो इस थ्योरी को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया था कि आप जब कंप्लीटली सारे ट्रीटीज अग्रीमेंट्स को जो ट्रांसफर ही कर दे रहे हो सक्सीडिंग स्टेट को, तो ओवर बर्डन कर रहे हो उसको। ऑलरेडी वो जो है स्ट्रगल करने वाला है रिसोर्सेज के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, और फिर आप उसे बर्डन कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये एक क्रिटिसिज्म जो है वो आपकी यूनिवर्सल थ्योरी ने फेस किया था। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ पार्शियल सक्सेशन थ्योरी। पार्शियल सक्सेशन थ्योरी क्या होती है? यूनिवर्सल सक्सेशन मतलब कंप्लीटली चेंज हो रहा है, पूरा नेचर चेंज हो रहा है। एक बड़ी सी जो है वो, एक बड़ी कंट्री टूट के बहुत सारी कंट्रीज बन जा रही है, बहुत सारी छोटी सी कंट्री मिलके बहुत एक बड़ी कंट्री बन जा रही है। पार्शियल सक्सेशन क्या होता है? थोड़ा सा टुकड़ा अलग होना, थोड़ा सा टुकड़ा अलग होके नया स्टेट फॉर्म कर देना, दैट इज योर पार्शियल सक्सेशन। उसके भी टाइप्स हैं। पहला, पार्शियल सक्सेशन होता क्या है? इन पार्शियल सक्सेशन देयर इज अ चेंज ऑफ सोवरेनिटी ओवर टेरिटरी, वन स्टेट रिप्लेसिंग अनदर। इट्स अ चेंज ऑफ सोवरेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉज अ कंप्लीट स्टेट, ए ये पूरा स्टेट था, ठीक है। अब इसका ये वाला पार्ट जो है वो टूट के अलग बन गया या कॉन्क्वेस्ट से अलग बन गया, ठीक है, ये बी बन गया। अब सोवरेनिटी चेंज हो गई इस बी टेरिटरी के अंदर। पहले ए की सोवरेनिटी थी, अब बी अलग स्टेट हो गया है। सो दिस इज योर पार्शियल सक्सेशन, ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा अलग होना, दैट इज योर पार्शियल सक्सेशन। चेंज इन सोवरेनिटी ओवर अ टेरिटरी, एक टेरिटरी के ऊपर सोवरेनिटी का चेंज होना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बाय सक्सेशन। सक्सेशन कैसे? When another state is established by a part of the territory breaking off from the parent state, thereby gaining independence, ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो रहा है, छोटा सा टुकड़ा जो है वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से अलग हो रहा है, ठीक है। जब अपने मर्जी से अलग हो रहा है, छोटा सा टुकड़ा अलग हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, पीसफुल मीन से, एक बड़े पेरेंट स्टेट से, वो आपका है बाय सक्सेशन पार्शियल थ्योरी। थोड़ा सा ही टुकड़ा अलग हुआ है पर अपनी मर्जी से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हुआ है, ठीक है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ यूएसए फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन इन 1776। 1776 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन से आपका यूएसए का जो कंट्री है वो अलग हुआ। नाउ इट इज अलग, इट इज अ डिफरेंट इंटरनेशनल पर्सनालिटी, इट इज डिफरेंट पर्सनालिटी। ग्रेट ब्रिटेन नाउ इज ब्रिटेन। सो यूएसए जो है वो आपका अलग हो गया, एक डिफरेंट बहुत बड़े एरिया से एक सक्सीडिंग स्टेट निकला अपनी मर्जी से, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से। सो दिस इज योर बाय सक्सेशन, एक जो पार्शियल सक्सेशन होता है। इसके अलावा बाय सीसेशन एंड बाय कॉन्क्वेस्ट, जबरदस्ती आपने किसी स्टेट को उसकी सोवरेनिटी छीन ली। ये ए स्टेट था, ये बी स्टेट था, ये ए की टेरिटरी थी, इसका बी ने इस वाले इतने आधे एरिया पे कब्जा कर लिया और ये अब इसका पार्ट है। When one state acquires a part of the territory of another state and assumes sovereignty over the portion ceded, for जैसे मैंने आपको बताया इस वाले पार्ट का जो ए का पार्ट था कल तक, उसे बी ने पूरा acquire कर लिया, अब ये इसका पार्ट है, तो सीसेशन से जो है वो इसका पार्ट बन गया, दैट इज योर पार्शियल सक्सेशन। आपने थोड़ा सा ही पार्ट लिया है पर अटैक करके कन्क्वेस्ट करके लिया है, ठीक है। तो अब ये बी का पार्ट है, अब बी सोवरेनिटी एक्सरसाइज करेगा इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। कल से ए के रूल्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, ए का लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सेसेशन ऑफ कैलिफोर्निया टू यूएसए इन 1947, जैसे कि यूएसए ने कैलिफोर्निया को एनेक्स कर लिया था 1947 के अंदर, ठीक है। या सी अटैक्स डी एंड टेक्स ओवर ए, सी कंट्री है उसने डी पे अटैक किया, डी की टेरिटरी थी ए को अपने कब्जे में ले लिया, दिस इज बाय सीसेशन पार्शियल सक्सेशन, ठीक है।
next is your another type of succession which is by dismemberment. What is dismemberment? बहुत सारे members थे वो टूटे, बहुत सारे members थे वो मिलके बने और उसमें से कुछ portion अलग हुआ. When a full sovereign state when a full sovereign state loses a part of its independence through incorporation into a federal state or coming under the protectorate of a stronger power, or when not full sovereign becomes a fully sovereign state. For example, basically nothing. You have A, B, C, D and E. These were 5 states. ठीक है, ये मिलके बने आपका, ये सब मेंबर्स थे एक स्टेट के, जो कि आपका ये सब मिलके एक स्टेट इन्होंने फॉर्म किया था. नाउ आपके डी और ई जो है वो अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल एक्स का पार्ट बनना चाहते हैं. ठीक है, वो अपनी मर्जी से एक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, वो अलग होके एक्स में मिल गए, एक प्रोटेक्टेड स्टेट का हिस्सा बन गए या बड़े स्टेट का बड़े ताकतवर स्टेट का हिस्सा बन गए अपनी मर्जी से. सो ये हो गया आपका बाय डिसमेंबरमेंट. ये कोई बड़ा सारे सब मिलके इन्होंने एक स्टेट फॉर्म नहीं किया था, ये सब अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी थे और इसका पार्ट भी थे. ठीक है, वो सारे एक स्टेट थे पर इसका कुछ पार्ट जो है अपनी मर्जी से अलग होके एक बड़े स्टेट के पास चला गया, एक बड़े ताकतवर स्टेट के पास चला गया. दिस इज बाय डिसमेंबरमेंट. फॉर एग्जांपल योर Czechoslovakia was dismembered in 1938 as a result of your Munich agreement. Munich agreement की वजह से 1938 के अंदर Czechoslovakia जो है वो आपका डिसमेंबर हो गया था. ठीक है, now it is Czech Republic and Slovakia is different country altogether. Moving ahead, in partial theory, successor might inherit certain types of obligation, for instance, boundary treaties and human rights commitments, while not being bound by others. पार्शियल थ्योरी के अंदर जो सक्सीडर स्टेट है वो कुछ जो है आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को ले सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना, बॉर्डर जो भी ट्रीटी साइन की हुई थी किसी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान. ठीक है, और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है अगर ये इसमें से अलग भी हो जाते हैं, कुछ स्टेट्स अलग हो जाते हैं, तो भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो इसने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की साइन कर रखी है वो रिमेन नेक्स्ट सक्सीडिंग स्टेट्स को ध्यान रखना पड़ेगा. सो दिस इज योर पार्शियल सक्सेशन थ्योरी कि आप कुछ पोर्शन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सक्सीड करोगे. ठीक है, आप यू आर नॉट बाउंड बाय एवरी ट्रीटीज एवरी एग्रीमेंट बट फ्यू विच आर एसेंशियल इन द इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर फिर गड़बड़ होगी अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज में छेड़छानी करोगे अगर आपकी सक्सेशन की वजह से, तब वहां पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर दिक्कत होगी, इसीलिए कुछ आपको लेके चलनी पड़ती हैं. ठीक है, पार्शियल थ्योरी के अंदर. अब हम देखेंगे इफेक्ट क्या होता है इनका ट्रीटीज पे, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप पे. स्टेट सक्सीड तो कर दिया, अब उसके लोगों का क्या होगा? बी अलग तो हो गया ए से, अब उसके लोगों की नेशनैलिटी कौन सी है, उन्हें क्या इंपैक्ट होगा, ट्रीटीज पे क्या इंपैक्ट होगा, इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या डिफरेंस आएगा. ठीक है, ये हम देखने वाले हैं. पहला है योर क्लीन स्लेट थ्योरी विच इज न्यू स्टेट्स नॉट बाउंड बाय प्रायर ट्रीटी अनलेस एक्सेप्टेड. क्लीन स्लेट थ्योरी बात करती है आपकी कि न्यू स्टेट जो फॉर्म हुआ है वो टेबुलर रासा शुरू कर सकता है, न्यू बिगिनिंग कर सकता है, अगर उसको चाहिए कि मैं पुरानी वाली ट्रीटीज को, पुराने वाले एग्रीमेंट्स को, ठीक है, पुराने वाली लाइबिलिटीज को, पुराने स्टेट्स की डेप्थ को लेके चलना चाहता हूँ और एक्सेप्ट करता है तो ही लेके जाएगा. अदरवाइज अगर वो चाहता है कि मैं न्यू स्टेट टेबुलर रासा शुरू करूंगा, आई विल बी वर्किंग एज अ न्यू स्टेट, न्यू बिगिनिंग, क्लीन स्लेट. स्लेट इज योर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर राइटिंग everything which you used to write in the earlier time. स्लेट मतलब आपने पूरा साफ कर दिया, कुछ नया लिखोगे अब आप. ठीक है, आपको पुरानी वाली कोई भी जिम्मेदारी आपको लेके चलनी नहीं है अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो. ठीक है, a successor state begins its sovereign existence with the clean state free of obligations and responsibilities of the predecessor nation. predecessor nation का कितनी भी responsibilities हैं, obligations हैं, अगर आप चाहते हो तो ही आगे लेके चलो, अगर नहीं चाहते हो तो उनको आगे लेके आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, this is your clean slate theory. If you accept then you can carry forward. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी थ्योरी. कॉन्टिन्यूटी थ्योरी हमारी बात करती है ट्रीटीज कॉन्टिन्यू एक्सप्रेसली रिनाउंस्ड, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट एंड स्टेट. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी बोलती है कि आपकी डेप्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, ट्रीटीज सब कुछ वैसे ही चलेंगी अनलेस कि आप खुद मना कर रहे हो कि अब मैं नहीं चलाऊंगा, अब मैं प्रीडिसेसर स्टेट जो है मेरे को आगे लेके नहीं चलना. ठीक है, तो क्लीन स्लेट में क्या हो रहा था, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं. यहाँ पे ये बोला गया कॉन्टिन्यू चलेगा, इट विल योर डेप्थ, डेट, योर ट्रीटी, सारी ऑब्लिगेशंस एज इट इज चलती जाएंगी प्रीडिसेसर स्टेट के ऊपर अनलेस कि वो रिफ्यूज कर दे एक्सप्रेसली, कि एक्सप्रेसली रिनाउंस कर रहा है कि मेरे को आगे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके नहीं चलना प्रीडिसेसर स्टेट का, मैं अलग ही इसलिए हुआ हूं कि मुझे पुराने वाले स्टेट में प्रॉब्लम हो रही थी.
ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी थ्योरी बोलती है इट विल कंटिन्यू अनलेस यू रिनाउंस इट, जब तक आप खुद न मना नहीं कर देते, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, इफेक्ट्स ऑन सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी। तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिटीजनशिप और नेशनैलिटी के ऊपर स्टेट सक्सेशन का? पहला, इंडिविजुअल्स में अक्वायर न्यू नेशनैलिटी। इंडिविजुअल्स जो है वो हो सकता है कि नई नेशनैलिटी उन्हें अक्वायर हो। अब ये डिपेंड करता है म्यूनिसिपल लॉ कैसा है। जैसे कि इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ सालों तक कोई भी एंटिटी रह जाती है तो हम उसे जो है सिटीजनशिप दे देते हैं, ठीक है। इट में लीड टू स्टेटलेसनेस और ड्यूअल सिटीजनशिप इशू। हाँ, सक्सेशन से ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्टेटलेसनेस आ जाती है। अब ये जो फॉर एग्जांपल ए ने इसके पोर्शन को तोड़ दिया, अब ये जो इसके सिटीजन्स हैं, ये सी जो फॉर्म हुआ है सी एरिया के, अब ये किसके जो सिटीजन्स हैं किसके राइट्स से मिलेंगे, किस स्टेट से राइट्स मांगेंगे, ए से या बी से? तो स्टेटलेसनेस का इशू आ जाता है, डुअल सिटीजनशिप का इशू आ सकता है, ठीक है। एंड जो कि बेसिकली डिफाइन किया जाता है आपका म्यूनिसिपल लॉ कैसा है। जैसे कि हमारे म्यूनिसिपल लॉ कहता है कि सर्टेन ईयर्स तक आप रहो हमारे देश में, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे, आपको सारे राइट्स ऑब्लिगेशंस सारे राइट्स मिल जाएंगे, आपको सारी ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ बन जाता है अगर आप सर्टेन ईयर्स पे हमारे देश में रहते हो तो, ठीक है। अगर हम आपकी सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन के एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल सबसे पहले यूएसएसआर है आपका, जो कि रशिया जिसको रशिया ने सक्सीड करा एज अ लीगल सक्सेसर। रशिया ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी दुश्मनी, सारा डेब्ट सब कुछ लिया, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेट सक्सेशन। हम 3 कंट्रीज में डिवाइड हो गए, हम एक इंडिया थे जो कि प्रिलिस्ट्री स्टेट मिलकर एक हमने फॉर्म किया था, ठीक है। पार्टीशन और डिवीजन की वजह से जो है हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज में भी डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बांटा गया था, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुडान, साउथ सुडान ने क्या किया था, क्लीन स्लेट थ्योरी को एक्सेप्ट किया था कि हम क्लीन स्लेट लेके चलेंगे, हम न्यू स्टेट है, हम न्यू प्रोसेस के साथ चलेंगे, हम पुरानी कोई भी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दिस इज योर स्टेट सक्सेशन। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करी ब्रिटिश इंडिया की, कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया, हम यूएन के पार्ट थे, हमने वो सब एक्सेप्ट किया, वो कंटिन्यू किया, और कुछ चीज़ें हम नहीं चाहते थे तो हमने कंटिन्यू नहीं किया था। तो ये हमारे ऊपर हमने अपने स्पेसिफिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दे रखे हैं जिसके अंदर साफ बोला गया है कि इंडिया के अंदर ये क्लॉजेस जो है वो हम पुराना वाला लेके चलेंगे, पुराने लॉ का, ये बाकी सब क्लॉजेस को हम जो है उनको इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। बाकी पुराने लॉज को हम इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया ने जो है बहुत ही अच्छे से वो फॉर्म, जब हम प्रोसेस जब फॉर्म हो रहे थे एज ए कंट्री, तब हमने मिक्स थ्योरी को अपनाया था, हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करी, कुछ लेके चले हम, और बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो विद दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक 3। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, एंड वी विल मीट इनटू द नेक्स्ट क्लास विच इज योर टॉपिक 4। टिल देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए अपने 90 डेज प्रोग्राम के अंदर, बिकॉज ये 90 डेज प्रोग्राम जो है बहुत बेनिफिशियल है, आपको जल्दी से जल्दी आपके ऑप्शन को कंप्लीट कर देगा, एंड वी कैन डेफिनेटली आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को हमने स्पेसिफिकली देखा है कि उनको इम्प्रूवमेंट मिली है, ठीक है। सो फॉर एनरोलमेंट पर्पज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड यू कैन मेल अस ऑन आवर ईमेल आईडी विच इज shreyanshtrivedi8@gmail.com। आप हमारे ऑफिशियल हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड ज़रूर से हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांश चतुर्वेदी, so that you should not miss any video which is coming of international law series. Thank you so much.